बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। कोहर में डूबी रात में हवेली का सफ़ेद गुंबद अपनी पूरी आबोताब के साथ रोशन था, जबकि उसके अतराफ में मुकम्मल खामोशी थी। ऐसी खामोशी जैसे कब्रिस्तान में होती है। सरे शाम ही हवेली की तरफ जाते सुनसान रास्ते इसे और भी खौफजदा बना देते थे। यहाँ कोई भी इस हवेली का रुख नहीं करता था, हत्ता के आसपास कोई जानवर भी नहीं देखा गया सिवाय सांप के, और इस सांप के हवाले से काफ़ी बातें मशहूर थीं। वो नाग देवता था जो पूरे 100 साल करके अपने हर रूप में आ सकता था, और ये हवेली उसी की थी जो कि बिल्कुल वीरान थी, जहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास तक नहीं था। लोग दिन के उजाले में भी यहाँ आने से खौफजदा होते थे। मैं थोड़ा पहले अपने बारे में बता दूं, मैं एक अखबार में मुलाजिमत भी करता हूं और एक रिपोर्टर की हैसियत से अखबार में मुख्तलिफ खबरें लाकर एडिटर साहब को देता हूं। वो उसे तराश खराश कर अखबार की जीनत बनाते हैं, और इस हवेली की खबर भी पिछले माह ही मैंने एडिटर साहब को लाकर दी थी। उन्होंने खबर अखबार में शामिल करने से पहले मुझे तहकीक करने को कहा था। मैं ऐसे ही खबर अपने अखबार में शामिल नहीं कर सकता, एडिटर साहब ने मुझसे कहा था। पर क्यों सर? वहाँ के सभी रिहायशी इस बात से मुत्तफिक हैं कि ये हवेली किसी नाग की है और वो 100 साल पूरे कर चुका है। एडिटर साहब ने सुना तो कहा, इस बात पर तुम यकीन कर सकते हो क्योंकि तुम वहाँ के लोगों से मिलकर आए हो, लेकिन अखबार पढ़ने वाले लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें पागल कहेंगे कि इनके पास कोई और खबर नहीं थी तो एक झूठी खबर छाप दी। पर सर, ये खबर झूठी नहीं है, मैं फौरन बोला, और एडिटर साहब मुझे बखौर देखने लगे। तुमने देखा है उस सांप को? उन्होंने सवाल किया। नहीं। तो फिर जब देखा नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो ऐसे ही लोग बेयकीन होंगे और फिर हमसे ऐसे सवाल करेंगे जैसे मैं अभी तुमसे कर रहा हूँ। अभी तुम मुझे मुतमईन नहीं कर रहे, कहाँ हजारों लोग। अब उन्हें गुस्सा आने लगा था, लेकिन मुझे ये खबर अखबार में लगवानी थी। सर, मैंने जिन लोगों से हवेली की मालूमात ली हैं, उन्होंने तो ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। गवाही के तौर पर उन्हें पेश किया जा सकता है। मैंने कहा तो सर बोले, देखो मिस्टर, ये कोई कमराए अदालत नहीं है जहां आप सबूत के तौर पर लोगों को सामने लाएंगे। उन्होंने गुस्से से खबर मेरे सामने फेंक दी। बेहतर है कि इस हवेली में जाकर कुछ सबूत ले आए। मैं एडिटर साहब को देखने लगा। मुझे लगा जैसे वो कोई मजाक कर रहे हों। चंद ही लम्हों में हंसते हुए कहेंगे, लाओ खबर और कहाँ लगानी है ये बताओ। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो निहायत संजीदा थे। मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम जाओ और सारे सबूत लेकर आओ। मैं कैसे जाऊँ? मैं जरा घबरा रहा था क्योंकि हवेली के बारे में बातें सुनकर मुझ पर खौफदारी हो गया था। मेरी हालत देखकर एडिटर साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सिर्फ बात सुनकर घबरा गए हो सकता है हकीकत कुछ ना भी हो, लोग तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हों। मजाक तो कोई एक शख्स करेगा सर, मगर वहां तो सभी लोग यही बात कह रहे थे। तो फिर तुम जाओ, पहले तस्दीक करो और फिर बताना, वरना हम इस तरह की खबर तो शायद नहीं कर सकते ना। देखो, तुम बहादुर इंसान हो, हमेशा खतरात से खेलकर बड़ी बड़ी खबर लेकर आए हो। याद है पिछली बार भी तुमने एक ऐसा ही कारनामा किया था, और अब तुम डर रहे हो। उन्होंने मेरी हिम्मत बंधाई। मुझे भी उनकी बात से हौसला मिला। फिर मैं जैसे ही दफ्तर से उठकर अपार्टमेंट में आया, मैंने फैसला कर लिया कि मैं ज़रूर हवेली जाऊंगा। अब मेरा मिशन हवेली के हवाले से सारी मालूमात हासिल करना था, ताकि मैं एडिटर साहब को सच से आगाह करूं और वो ये खबर छाप दें। मैं अपना सफरी बैग लेकर सफ़र पर रवाना हो गया। गो कि सफ़र बहुत तवील था। मैं थकन भी महसूस कर रहा था। जिस वक्त मैं पहुंचा था, सुबह होने वाली थी। मैंने इस शहर में रहने के लिए एक होटल मुंतखब किया और फिर स्टेशन से करीब उसी होटल में अपना सामान रख दिया। अभी सफ़र बाकी था, लेकिन इससे पहले थकन ज़्यादा वजूद को आराम भी पहुंचाना था। लिहाजा मैंने होटल के मैनेजर से तमाम मामला तय किए और कमरे में आ गया। यहाँ कोई वेटर नहीं था। जो काम भी करना था मुझे खुद ही करना था। मैंने बिस्तर दुरुस्त किया, खाना पीना खाया और अपना बैग एक तरफ रख कर लेट गया। मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं जल्द सो गया, लेकिन सुबह मेरी आंख देर से खुली। गुस्ल खाने में नहाने के लिए गर्म पानी मौजूद था। मैंने बैग से कपड़े निकाले और नहाने घुस गया।
इतने में दरवाजे पर दस्तक के साथ चूड़ियों की खनक सुनाई दी। मैंने इसे अपना वहम जाना तो फिर एक निस्वानी आवाज आई, साहिब जी चाबी ले लो। गालिबन वो जल्दी में थी। अच्छा ठीक है, मैं ये कहकर नहाने में मसरूफ रहा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे दरवाजे में मौजूद हॉल से कोई देख रहा है। दरवाजे की हालत बेहतर नहीं थी, जगह जगह इसमें छोटे बड़े सुराख थे जिससे अंदर देखा जा सकता था, लेकिन वो लड़की इस अंदाज से खड़ी थी कि उसके चेहरे का आधा हिस्सा नजर आ रहा था, बाकी उसने खुद को छुपा रखा था। खैर मैंने इस बात पर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे दोबारा आवाज दी, कहने लगी चाय ठंडी हो गई है। मैंने कहा तुम गर्म कर लो। मैं उसे वहां से भेजना चाह रहा था मगर वो थी कि ढिठाई से वहां खड़ी थी। मैंने गर्दन घुमाकर उसे देखा और गुस्से से कहा, यहाँ से जाओ, खड़ी क्यों हो? मैंने गुस्से से कहा तो वो हंसती हुई चली गई। मैं नहाकर बाहर निकला तो सामने मेज पर चाय का कप रखा था और चाय अपनी नाकदरी पर गमज़दा सी थी। मैंने तौलिया एक तरफ रखा और बैग से ब्रश निकालकर बाल सुलझाने लगा, साथ ही साथ कमरे का जायजा लेने लगा। ये एक रिहायशी मकान था जिसके ऊपर तरतीब से 3 कमरे बनाकर मुसाफिरों के इस्तेमाल के लिए रख छोड़े थे। नीचे शायद मैनेजर और उसकी फैमिली रहती थी, जबकि ऊपर के 2 कमरे खाली थे। एक कमरे में उस वक्त मैं मौजूद था। कमरे में एक अदद खिड़की थी जहां से शहर की खूबसूरती नजर आ रही थी। छोटा सा शहर अपने अंदर बेइंतहा खूबसूरती लिए हुए था, लेकिन मेरा सफर अभी बाकी था। मैंने खिड़की से हटकर कपड़े बैग में रखे हुए थे जो नहाकर उतारे थे कि अचानक मैनेजर मेरे कमरे में आ गया और कहने लगा, मुझे उम्मीद है रात आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। मैंने कहा थकावट इतनी थी कि फौरन नींद आ गई। और फिर कमरे में वाहिद रखी कुर्सी पर वो बैठकर मुझे देखने लगा। मैं जानता था मेरा हुस्न उसे मुतासिर कर रहा है। इससे पहले कि वो मेरी तारीफ करता, वो लड़की नाश्ता लेकर कमरे में दाखिल हो गई। उसने ट्रे बेड पर रखी और बगैर कुछ कहे चली गई। आओ पहले नाश्ता कर लें, मैंने मैनेजर से कहा तो वो मुस्कुरा दिया और मेरे काम के बारे में पूछने लगा। मैंने कहा मुझे किसी काम से अगले शहर जाना है, इसलिए कि एक हवेली के बारे में मालूमात इकट्ठी करनी है। असल में मैं एक मुसन्निफ और सहाफ़ी हूँ। नाश्ता करते हुए मैंने उसे तमाम बात बताई तो वो हैरान होकर मुझे देखने लगा। वो हवेली, वो तो नाग देवता की है। तुम क्यों वहाँ जाकर तहकीक करके खुद को मानना चाहते हो? आज तक वहाँ जो भी गया है जिंदा वापस नहीं आया। अच्छा ऐसा ही है तो मैं इसी बात की तस्दीक करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को ये खबर अखबार में छापनी है। अब पता भी तो चले ना कि हवेली वाकई नाग देवता की है या फिर लोगों ने महज बातें सुना रखी हैं। मैनेजर ने मेरी बात गौर से सुनी और फिर तहम्मुल से बोला, मेरा मशवरा है तुम वहाँ मत जाओ। इससे पहले भी बहुत लोग हवेली का राज जानने के लिए गए, लेकिन आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया, न ही उनके हवाले से कुछ सुनने को मिला। हो सकता है कि ये सब अफवाह हो, वहाँ से सब लोग मायूस अपनी जगह लौट गए हों। मैंने कहा तो मैनेजर ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। ऐसा होता तो मेरा भाई और मेरे वालिद यहाँ मेरे पास होते। वो दुखी सा हो गया। वो दोनों भी नाग हवेली का राज जानने गए थे, लेकिन आज तक वापस नहीं आए। मैं उनकी तलाश में जाना चाहता था, पर मेरी बीवी और माँ ने मुझे वास्ता देकर रोक लिया। खैर मैनेजर की बात पर डरने की बजाय मेरा तजस्सुस और बढ़ गया था। मैंने फैसला कर लिया कि सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल खड़ा होऊंगा और हवेली के बारे में अपनी तहकीक जारी रखूंगा। रात हो चुकी थी। मैं अपनी किताब पढ़ने में मसरूफ था। सर्दी का एहसास बढ़ रहा था कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मुझे कमरे में किसी की आमद का एहसास तक नहीं हुआ था। ये एहसास तो मुझे तब हुआ जब किसी ने प्यार से मेरी गोद में हाथ रखा। ये वही लड़की थी जो सुबह मुझे नाश्ता देने आ रही थी और सिसक सिसक कर रो रही थी। कहने लगी, साहब तुम यहाँ से मत जाओ। मुझे पता है तुम सुबह नाग देवता हवेली जा रहे हो, मगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। खुदा के लिए वहाँ मत जाओ, वो जगह खतरनाक है, उसे राज ही रहने दो। ये कहकर वो मेरे इतने करीब आई कि हमसे वो गुनाह सरजद हो गया जिससे मैं हमेशा बचने की कोशिश करता था। दूसरे दिन मेरी आंख खुल गई। सुबह का उजाला नहीं फैला था, कमरे में रोशनी थी। अभी मैं आंखें मल ही रहा था कि मैनेजर मेरे कमरे में आ गया और कहने लगा, उसके पास मेरे लिए एक खुशखबरी है।
मैनेजर की बात सुनकर मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा और उसे पूरी बात बताने का कहा। उसने मुझे बताया कि नाग देवता हवेली के सारे राज एक बुढ़िया के पास हैं जो एक कब्रिस्तान में रहती है। उसके सभी अजीज फौत हो चुके हैं, मगर वो चांद ग्रहण वाले दिन गायब हो जाती है। कहाँ जाती है किसी को इल्म नहीं। अगर तुम चाहो तो चांद ग्रहण वाली रात से पहले उस बुढ़िया से मिल सकते हो। उसके पास हवेली के सब राज हैं। वो मुझे उस बुढ़िया से मिलवाने के लिए तैयार हो गया था। मैंने अपना सफरी बैग उठाया और उसके पीछे कमरे से निकल आया। कमरे से निकलते ही मुझे पहला ख्याल उस लड़की का आया जो कल सुबह नाश्ता लेकर और फिर रात की तन्हाई में आई थी, लेकिन अब कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने मैनेजर से पूछने की कोशिश की, मगर वो कहीं नजर न आई। रानीपुर उतरते ही मैनेजर ने एक शख्स की तरफ इशारा किया। मेरी नजरें उसके इशारे की तरफ गईं और फिर पलटना भूल गई। उस शख्स के साथ वो लड़की भी मौजूद थी जो कमरे में मुझे मिली थी। उसने भी मुझे देख लिया था और साथ खड़े शख्स की ओट में छुपना चाहती थी। मैं उसे जी भर के देखना चाहता था, मगर वो सामने नहीं आई। उसकी ओट से झांक कर एक नज़र देखती और फिर छुप जाती। ये मंजर बहुत देर तक नहीं रहा था। जल्द ही उनकी गाड़ी आ गई और ये लोग मैनेजर से अलविदाई कलमात कहते रुखसत हो गए। ये मेरी बहन बिनोई है। उसके जाने के बाद मैनेजर ने मेरी समात पर धमाका किया। मैं चौंक कर उसे देखने लगा। इनकी औलाद नहीं है, बेचारे मुरादे मांगते रहते हैं, अभी भी किसी मज़ार पर जा रहे हैं। उसने मजीद बताया और मैं ये सोच कर रह गया, जब वो शादीशुदा थी तो उसने ये हरकत क्यों की थी। अपनी ख्वाहिश के लिए उसने मेरा इस्तेमाल किया और अपने शौहर से बेवफाई की। इन सब बातों का जवाब मेरे पास नहीं था। यहाँ तक सफ़र करने के बाद मैनेजर ने मुझसे कहा कि अब तुमने अकेले सफ़र करना है। दुआ है कि हमारी मुलाकात जल्द हो और मैं तुमसे सारे राज जान सकूं। ये कहकर उसने अलविदाई मुसाफा किया और चला गया। अब मैं अकेला ही उस कब्रिस्तान की तरफ रवाना था जहाँ बुढ़िया से मिलकर मुझे तमाम राज जानने थे। उसके बाद नाग हवेली जानना था, सच को करीब से देखना था और चंद तस्वीरें कैमरे में कैद करनी थी। कुछ देर बाद ही मैं वहाँ कब्रिस्तान के बाहर खड़ा था। यहाँ तक पहुँचने में मुझे दोपहर हो गई और फिर कुछ तलाश बसियार के बाद मुझे वो बुढ़िया मिल गई। वो खज़ां रसीदा पेड़ के नीचे आंखें बंद किए बैठी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। सर के बाल तकरीबन सारे ही सफ़ेद थे। वो इंतहाई कमज़ोर सी थी, मगर बड़े हुए पेट के साथ बैठी वो कुछ पुरस्कार लग रही थी। उसने स्याह और सफ़ेद कॉटन का सूट पहन रखा था, जबकि सफ़ेद और लाल फूलों वाली शॉल उसके कांधों पर थी। गालिबन वो भी नहा कर बैठी थी। पैर उसके चप्पलों से आज़ाद थे, अलबत्ता टखनों पर स्याह रेशमी धागा बंधा हुआ था। साथ ही शायद शलवार टखनों से ऊपर हो गई थी। उसका एक हाथ पेट पर और दूसरा रान पर रखा हुआ था। मैंने बुढ़िया से कहा कि मुझे उस हवेली का राज चाहिए जिसके बारे में सिर्फ आपको पता है। बुढ़िया ने मेरी मदद करने की हामी भर ली और मुझे अपनी झोंपड़ी में ले आई, जहाँ मुख्तसर सा सामान रखा हुआ था। चंद बर्तन और मिट्टी का चूल्हा भी था। उससे जरा फासले पर एक कतर चारपाई थी और एक कुर्सी जिस पर कपड़े पड़े थे। बुढ़िया ने कपड़े उठाकर चारपाई पर रखे और मुझे बैठने का इशारा किया। मैं खामोशी से बैठ गया तो वो चूल्हा जलाने लगी। उसने इतनी जल्दी चाय बनाई कि मुझे उस पर यकीन न आया। चाय की प्याली मुझे थमाकर वो बोली, अब बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। शायद बुढ़िया ने बाहर बैठकर मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं थी। मैंने कहा कि मैं नाग हवेली का राज जानना चाहता हूँ। ये सुनते ही उसे गुस्सा आ गया और कहने लगी कि तुम जितनी जल्दी यहाँ से हो सके वापस चले जाओ। मगर मैं न माना। मैं बज़िद था कि मैं इस हवेली का राज जानकर रहूंगा। अब बुढ़िया के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। लगता था कि ये बात वो पहले से जानती हो। मेरे काफी इसरार करने पर उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। कहने लगी, मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। काफी मंदों मुरादों के बाद उनके आंगन में आई थी। मेरी हर ख्वाहिश पूरी की गई। मेरी जुबान से निकली हर बात को पूरा करना जैसे उन पर फर्ज था। इकलौती थी, इसीलिए मैंने इस बात का पूरा फायदा उठाया। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सब कुछ था। दुनिया की हर नामत मौजूद थी। उसके बावजूद मैं बेजा जिद करती थी। नाग हवेली कभी हमारी हवेली थी। ये कहकर वो खामोश हो गई। गालिबन वो उसी मंजिल में जा पहुंची थी। मुझसे उनकी खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दिल चाहता था वो बोलती जाए और मैं इस हवेली की हकीकत फौरन जान जाऊं। फिर वो बोली, अब्बा कारोबारी आदमी थे। इस सिलसिले में शहर शहर मुल्क मुल्क घूमते।
वापसी पर अपने साथ मेरे लिए बेतहाशा तहाइफ लेकर आते। ये उस वक्त की बात है जब मैं 10 साल की थी। मेरे अब्बा दूसरे मुल्क जा रहे थे और उनका सफ़र हमेशा 10 से 15 दिन पर मुश्तमिल होता था, मगर मैं नहीं चाहती थी कि बाबा इस बार जाएं। मैं जिद पर अड़ गई और खाना पीना छोड़ दिया कि अगर आप गए तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। उन्होंने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं न मानी। कहने लगे, जो कुछ चाहिए मुझे बता दो, मैं वो तुम्हें लाकर दे दूंगा, चाहे कुछ भी हो। गो कि मेरे लिए ये बहुत नहीं था, मगर मैं मजबूरन मान गई। इसलिए अनोखी फरमाइश कर दी। मुझे एक ऐसा कंबल चाहिए जिस पर नाग की तस्वीर हो और वो बिल्कुल असल लगता हो। मेरी फरमाइश सुनकर अब्बा हैरान रह गए, लेकिन कुछ न बोले। उनके चेहरे पर मैं परेशानी साफ पड़ सकती थी, मगर मैंने बात नहीं बदली और अपनी फरमाइश पर कायम रही। फिर अब्बा मेरे लिए वो तोहफा ले आए, मुझे देते हुए ताकीद की कि मैं कभी भी मुकम्मल चांद की रोशनी में इसे न देखूं। मैं बच्ची थी, भला अब्बा की बात क्यों कर मानती। अब तो मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई थी। मैं जो चाहती कर सकती थी। बिलाखिर मैंने वही किया जिसका मेरा मन किया। 14वीं की रात थी, चांद पूरी जोबन पर था। अपने कमरे की खिड़की से मुझे चांद साफ नजर आ रहा था। मैंने कंबल उठाकर चांद की रोशनी में लाया और उस नाग को देखने लगी। मेरे ऐसा करने पर अचानक वो नाग कंबल से निकलकर सामने आकर खड़ा हुआ। सांप को देखकर मैं चीखने चिल्लाने लगी। मेरी चीखें सुनकर अब्बा आ गए और मैं उनसे लिपट गई। वो सांप एकदम इंसानी शक्ल में आ गया और मेरी तरफ देखकर गुस्से से बोला, मना किया था मैंने कि ये लड़की मेरी असलियत न जान पाए, पर ऐसा नहीं हुआ। अब तुम दोनों की ये सजा है कि इस हवेली से निकल जाओ, और जब जब चांद को ग्रहण लगेगा ये मेरे पास आएगी। जब ये 85 साल की बुढ़िया हो जाएगी और चांद को ग्रहण लगेगा, हम एक हो जाएंगे और ये नागिन बनकर फिर से जवान हो जाएगी। वो सांस लेने को रुकी और इशारे से मुझे पानी लाने को कहा। मैंने फौरन मटके से पानी का गिलास भर कर दिया। आज मैं 85 साल की हो गई हूँ। आज चांद को ग्रहण भी है। अब सब ठीक हो जाएगा, मैं अपने बाप की हवेली में रह सकूंगी। उसने पानी पीने के बाद मुस्कुराकर कहा। मेरे अंदर अभी भी शक था। मुझे इसकी बातें झूठ लग रही थीं, क्योंकि राज अभी तक पूरी तरह खुलकर मेरे सामने नहीं आया था। असल राज से पर्दा हवेली जाकर उठना था। शाम गहरी होने लगी। हवेली के लिए अभी निकलना था। मैंने बुढ़िया का शुक्रिया अदा किया और उसकी झोंपड़ी से निकलकर एक ओट में छुप गया ताकि देख सकूं बुढ़िया कहाँ जाती है। आज यकीनन उसने अपने बाप की हवेली जाना था। वो थोड़ी देर बाद झोंपड़ी से निकली और एक तरफ चल दी। मैंने देखा उसके पीछे एक काली बिल्ली भी चल रही थी। मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि ये काली बिल्ली उसकी झोंपड़ी में मुझे नहीं नजर आई थी। ये एक राज था जो गालिबन हवेली जाकर खुलता। मैं अब उसके पीछे चलने लगा। बड़ी खामोशी से खुद को छुपाकर मैं उसके पीछे कदम पे कदम रखता आ गया। उस बुढ़िया ने हवेली के बड़े गेट के पास रुककर इधर उधर देखा। फिर वो पहले बिल्ली आगे बढ़ी, उसके पीछे पीछे बुढ़िया चलने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे हवेली में जाना चाहता था, मगर मैं दरवाजे से अंदर नहीं जा सका। इसी सोच के तहत मैं हवेली के चारों तरफ घूम रहा था। गुस्से और झंझलाहट में मैं हवेली के बाग में आ गया। जमीन पर कुछ ऐसा तलाश कर ही रहा था कि मेरा पांव किसी चीज से टकरा गया। मुझे लगा जैसे सांप हो। खौफ से मेरी सांसें रुक गई और आंखें फट गई। मैंने डरते डरते जेब से मोबाइल निकालकर टार्च जलाया और रस्सी देखकर मेरी सांस बहाल हुई। मैंने फौरन रस्सी उठाई और उस कमरे की तरफ बढ़ा जिसकी खिड़की खुली हुई थी। रस्सी को खिड़की से अटकाने के लिए उसमें कुंडा पहले से लगा हुआ था। उस वक्त दिल में ये ख्याल भी नहीं आया कि ये कुंडा किसी ने इस मकसद के लिए अभी लगाया हो। मैंने कुंडी से रस्सी लगाई और फिर रस्सी को खींचकर उसकी मजबूती का अंदाजा करने के बाद मैं रस्सी पर चढ़कर कमरे में आ गया। कमरे में अंधेरा था, इसलिए मैंने मोबाइल निकालकर टॉर्च से रोशनी की और कमरे का जायजा लिया। ये छोटा सा स्टोर रूम था जहाँ सिर्फ काठ कबाड़ रखा हुआ था। अभी मैं कुछ करना ही चाहता था कि मेरी समाज से एक आवाज टकराई, 50वीं सालगिरह मुबारक हो। न जाने कौन कह रहा था, पर यह आवाज सुनकर मैं अपनी जगह ठहर गया। कमरे के सामने नीचे जाने का रास्ता था। आवाज नीचे से आ रही थी। मैं खामोशी से आगे बढ़ा और चंद सीढ़ी उतरकर नीचे का मंजर देखने लगा जो मुझे वाज़ेह नजर आ रहा था। तुम्हें भी मुबारक हो। ये वही बुढ़िया थी, ये वही कब्रिस्तान वाली बुढ़िया थी। इसके सामने खड़ा शख्स बिल्कुल अनजान था। अब तुम सिर्फ मेरी रहोगी, ये कहकर उसने बुढ़िया को अपनी बाहों में लिया।
और उस पर रूप आने लगा, बिल्कुल वही रूप जो होटल में मिली लड़की का था। मेरी तो आंखें हैरत से फैल गई थी। उसके सफेद बाल भी सोने जैसे सुनहरे हो गए। अब वो कहीं से बुढ़िया नहीं रही थी। उस शख्स ने उसे बहुत सराहा, फिर उसने उसे खुद से अलग किया और उसका तवाफ करते हुए उसे बगौर देखने लगा। अचानक बिल्ली ने उसके पैरों पर आकर बोलना शुरू कर दिया। उसकी म्याऊं म्याऊं पर वो मुतवज्जे हो गया। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, धोखेबाज औरत, वो गुस्से से चीखा। मैं कैसे भूल गया, जिस औरत ने अपने बाप की बात नहीं मानी थी वो मेरी बात कैसे मान सकती है। तुमने जुर्म किया है। वो गुस्से से पागल हो रहा था। देखते ही देखते वो इंसान से नाग बन गया और उसके जिस्म से लिपटने लगा। वो तकलीफ से चीख रही थी, मगर उसकी चीखों पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। मैं ये देखकर वहां से पलटना चाहता था, मगर ये देखकर हैरान रह गया कि खिड़की में अब रस्सी नहीं रही थी। सारी बात मेरी समझ में आने लगी कि रस्सी सिर्फ मुझे फंसाने के लिए वहां रखी गई, लेकिन मुझे यहाँ से किसी भी सूरत निकलना था। मैंने खिड़की से कच्ची जमीन पर छलांग लगाई और बड़े गेट की तरफ दौड़ लगा दी। उस लड़की की चीख की आवाज़ मुसलसल मुझ तक आ रही थी, पर मुझे अपनी जान प्यारी थी, जिसके लिए मैं अपनी पूरी कुव्वत से भाग रहा था। जिस रास्ते से आया उसी रास्ते भागते हुए कब्रिस्तान में आया। यहाँ आकर मुझे लगा जैसे हर कब्र खुल गई हो और मुर्दे बाहर आ गई हूँ। मुझ पर खौफ तारी हो गया था। बिल्ली की म्याऊं म्याऊं की आवाज़ भी मेरे खौफ में इजाफा कर रही थी। मैं भागते हुए बहुत दूर आ गया, पर मेरा डर किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। यूं लगता था बहुत सारे कफन पहने मुर्दे मेरे पीछे पीछे आ रहे हों। तेज बारिश बरसने लगी और मैं भागते भागते किसी चीज से टकरा कर गिर पड़ा। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। होश आया तो मैं अपने दोस्त के घर था। उसने मुझे बताया कि मैं 2 दिन से बेहोश था और बेहोशी में बिल्ली और लड़की को बचाओ बचाओ की बातें कर रहा था। मैं कैसे यहाँ आया? मैंने उसकी इस बात को नजरअंदाज करके पूछा था। इत्तेफाक ऐसा था, जिस रात तुम बेहोश मिले मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा था। तुम्हें भागता हुआ देखकर हम तुम्हारी तरफ बढ़े, लेकिन तुम जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। जब तुम जमीन पर गिरे तुम्हारे साथ एक बिल्ली भी थी, लेकिन वो हमारे करीब आते ही वहां से गायब हो गई। उसकी इस बात से मुझे सब कुछ याद आने लगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे खौफ सा आने लगा, लेकिन फिलहाल मैं उसे कुछ बताने से कासिर था। मैं बता भी देता तो सब लोगों को मेरी दिमागी हालत पर शक होता। अब मैं हवेली का राज तो जान चुका था, मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं था। अब मैं घर वापस जाना चाहता था। मैंने उसी होटल में रुकने का इरादा किया, मगर बहुत ढूंढने के बावजूद भी मुझे वो होटल नहीं मिला। मैंने आसपास के लोगों से होटल के बारे में पूछा तो वो मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं पागल हूँ। होटल की जगह खाली प्लॉट था और उसका मालिक मुल्क से बाहर था। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, ना ही अपनी आंखों पर जो खाली प्लॉट का मंजर देख रही थी। ये सब देखकर मैं बहुत खौफजदा हुआ। मैंने एडिटर साहब से इस बारे में कोई बात नहीं की और चुपचाप हार मान ली, क्योंकि मैं जानता था हवेली का राज जो भी है, इसे जानने वालों के लिए इसमें खतरा ही खतरा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।